ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, अंडर एम्प्लॉयड कंडीशंस को देखते हुए, हमारी गवर्नमेंट ने जो है मनरेगा 2005 में स्टार्ट किया। इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसके अंतर्गत जो हमारी गवर्नमेंट है, जो लोग जिनको वाकई में एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, जिनको काम की ज़रूरत है, उनको काम प्रोवाइड करती है 1 साल के अंदर 100 डेज़ के लिए। अगर ये उन लोगों के लिए है जो इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं। अगर वो लोग, उन लोगों को जो रजिस्टर्ड हैं, उनको अगर 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाती है तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी दे देती है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस क्या है? अगर वो काम नहीं करें, अगर 100 डेज़ का उनको काम नहीं मिलता है तो उसके अगेंस्ट में बिना काम के भी उनको 100 दिन का जो है वेजेस जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करके देती है। तो ये एक जो है 2005 से ये स्कीम चल रही है और आज भी ये चल रही है। ठीक है। और अब हम दूसरे सेक्टर की बात करते हैं, जो कि है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। इसके अंदर आपके 2 सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर्स वो हैं जहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं रूल्स और रेगुलेशंस के साथ में चलती हैं। मतलब ऐसे लोग जो कि जिनको सारी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारी चीज़ें उनको वो एडवांटेज वहाँ पर मिलता है। ठीक है। सबसे पहली बात कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो भी एंटरप्राइज होगी, वो रजिस्टर्ड होगी गवर्नमेंट के अंडर में, यहाँ पर आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और उन जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हुए हैं वो सारे इन ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करने होंगे। ठीक है। जैसे कि आपका फैक्ट्रीज एक्ट हो गए, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गए, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें इन लोगों को जो है फॉलो करनी होंगी। दूसरी चीज़ कि इनको पेड लीव्स भी मिलेगी। पेड लीव्स मतलब कि अगर कोई लंबी छुट्टी पे चला गया तो उसको उस छुट्टी के पैसे नहीं कटेंगे, उनको उन छुट्टियों के पैसे भी दिए जाएंगे। और इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को बिना किसी रीज़न के या बिना वजह से कभी भी जॉब से नहीं हटाया जाता। एक जॉब सिक्योरिटी भी उनके पास में होती है। दूसरा, एक जो फिक्स नंबर्स हैं आवर्स के काम करने के, जितने घंटे कहा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इतने घंटे का काम होना चाहिए, ये लोग उतना ही काम करते हैं। अगर सपोज मान लो कि ये उन घंटों से ज़्यादा काम करते हैं तो उनको ओवर टाइम का भी पेमेंट मिलता है। ठीक है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स इन लोगों को प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं, ग्रेजुटी होती है, प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी होती है, जो एक एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट है, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, वो इनको प्रोवाइड होता है। सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मतलब अगर आप सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, वेंटिलेशन का प्रॉपर होना हो गया, साथ में अगर कोई जितनी भी सेफ्टी रिक्वायरमेंट होती है उस जगह पर, वो भी वहाँ पर उनको मिलती है। पेंशन्स मिलती हैं बहुत सारी जॉब्स में। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आ जाती हैं। इसका रिवर्स जो है वो है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। बिल्कुल जस्ट जितना भी अभी हमने बात करी उसका रिवर्स यहाँ पे कर लीजिए तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक या उसकी जो डिसएडवांटेज है वो इसके अंदर में आ जाएंगे। गवर्नमेंट के थ्रू कोई कंट्रोल नहीं होता, नो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जॉब्स
जो है रेगुलर नहीं होती, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, लेस पेड जो है वो यहाँ पर वर्कर्स को लेस पेमेंट किया जाता है, ओवर टाइम फैसिलिटीज़ नहीं होती, हॉलीडेज़ पेड लीव्स नहीं होती, कोई सिक लीव नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पर जो है जितने घंटे काम करना चाहिए उससे ज़्यादा घंटों का ये लोग काम करते हैं। तो ये जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नाउ अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो किस तरीके से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंक्लूड हो जाती हैं, या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहाँ पर आपको देखने को लिए मिलेगा, जैसे कि आप देखिए किसी ढाबे में कोई जो काम करने वाले लोग हैं वो, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो, या आप ये कह सकते हैं कि कहीं पर किसी की शॉप पर कोई काम कर रहा है, ठीक है, वहाँ पर आप देखने के लिए आपको मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन साइट पे ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो बहुत सारी जगहों पर आपको ये जो इस तरीके की जो सिचुएशन है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर हम और भी बात करें, अगर हम ऐसे एरियाज़ की या कम्युनिटीज़ की बात करें कि जिनमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स ज़्यादा स्प्रेड है, तो वो आपके जो शेड्यूल कास्ट हो गए या बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हो गई, वहाँ पर इस तरीके के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इरेगुलर लो पेड वर्कर्स आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं जो आपकी नेक्स्ट है, वो है आपका ऑनरशिप बेसिस पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो ऑनरशिप बेसिस पर आपका है पब्लिक सेक्टर। ये वो सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट रन करती है, ठीक है ना। इन दिस सेक्टर गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। ठीक है, मतलब ऐसी जो चीज़ें जिनको गवर्नमेंट होल्ड करती है, वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस या एरियाज़ जो हैं वो पब्लिक सेक्टर के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन रेलवेज, इंडियन पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, BSNL, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये पब्लिक सेक्टर के अंदर इंक्लूड हो गया। ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसे एरिया जिन पे गवर्नमेंट का अधिकार है, वो पब्लिक सेक्टर के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, और इन ये जो पब्लिक सेक्टर है, इसका मेन मोटिव अर्निंग्स नहीं है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती हैं। मतलब जहाँ जितना ज़्यादा पब्लिक वेलफेयर वर्क हो सकता है, लोगों के लिए काम किया जा सकता है, ये पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट उन पर फोकस करती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की फ़ीस स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस रहता है। सिमिलर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल या एक प्राइवेट हॉस्पिटल के जो उसके जो कॉस्ट हैं उनमें कितना डिफरेंस रहता है, उसके ट्रीटमेंट कॉस्ट में कितना डिफरेंस रहता है। तो पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट है वहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। इज इट, अगर सपोज मान लो कि रेलवेज किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे दिया जाए, तो जो एक नॉर्मल जो वेजेस, जो फेयर जो रेलवे ने फिक्स किए हुए हैं, सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग की वजह से प्राइवेट सेक्टर्स में जो प्राइवेट कंपनी होगी जो रेलवे चला रही होगी, वो कितना हाइक कर देगी। नॉर्मल लोग जो हैं, जो लोअर क्लास
को बिलोंग करते हैं या जिनकी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा नहीं है, वो लोग कैसे ट्रैवल कर सकते हैं? वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं होंगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट लोगों को हर तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड, उनकी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए जितना एफर्ट कर सकती है, पब्लिक सेक्टर उनके गवर्नमेंट के अंडर में रहता है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़, कम रेंज में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो सके। नाउ प्राइवेट सेक्टर क्या है? ऐसा सेक्टर है जिसमें कि इंडिविजुअल, जो कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हाथ में उस चीज़ की या कंपनी की ऑनरशिप रहती है। किसी भी एसेट की या कंपनी की ऑनरशिप किसी इंडिविजुअल के हाथ में रहती है। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो मेन मोटिव है वो उनका प्रॉफिट अर्न करना होता है। इज इट एग्जाम्पल आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हो गई, और भी बहुत सारे जितनी भी आप कंपनीज देख रहे हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स, और जो बहुत सारी और भी ऐसी जो आपकी माइंड में जो चीज़ें कंपनीज के नाम आ जाए, वो सारी की सारी मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है वो आपकी प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। एयरटेल हो गया, रीबॉक हो गया, या जितने भी आपको ब्रांड दिख रहे हैं वो सारे उन प्राइवेट कंपनीज के होते हैं, प्राइवेट ऑनरशिप्स के अंदर वो इंक्लूड होती हैं, और जिनका बेसिकली मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। सो बहुत ज़्यादा चीज़ें हाई ना हो, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट एक जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर देती है। उन कंपनीज को भी बोल दिया जाता है कि इससे ज़्यादा जो है आप जो मार्जिन है वो अपना नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ अगर इस तरीके से आए तो जो कॉमन पीपल्स हैं उनके रेंज में वो चीज़ें आ ही नहीं सकती। हाँ, जहाँ पे वाकई गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ ये अफोर्डेबल है, या एक जो प्रोडक्शन है वो क्रिएट किया जाता है सिर्फ उन लोगों के लिए जो रिच सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, रिच कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए वो प्रोडक्शन डिफरेंट ही होता है और उनके प्राइसेस भी उस लेवल के होते हैं। ठीक है, अब सपोज कर लो अगर नमक ही 100 रुपये किलो बिकने लगा, 100 रुपये पैकेट बिकने लगा, 100 रुपीज़ पर पैकेट बिकने लगा, तो क्या जो नॉर्मल है, जो लो पेड वर्कर्स हैं, क्या वो उसको अफोर्ड कर पाएंगे? तो कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है प्रोटेक्ट करती हैं उन चीज़ों के, ताकि वो सबके लिए अवेलेबल रहें, भले वो प्राइवेट सेक्टर की हो या पब्लिक सेक्टर में हो। ठीक है, अब एक और सिचुएशन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की है, जो कि हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी सिचुएशन है। वो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जो कैपेबल बॉडी हैं, जो एबल बॉडी हैं, जो काम करना चाहती हैं, मगर उनको उनके लेवल का काम, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं मिलता, वर्क नहीं मिलता, इस सिचुएशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। सो गवर्नमेंट जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ों का या ऐसे प्लान्स जो उनके होते हैं वो ऐसे निकाल रही हैं, ताकि फोकस कर रही हैं, ताकि उनको जो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस हैं उनसे बाहर आया जा सके, क्रिएट कर रही हैं, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो सके। सो इट्स all about our chapter. Thank you.